किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, इस समय सबके एग्जाम हो चुके हैं और बच्चा जो है वो ये सोचकर चिंतित है कि भाई आगे मुझे क्या करना है, मतलब आगे उसको किस फील्ड में जाना है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और साइंस स्ट्रीम के अंदर आगे क्या क्या ऑप्शन है, करियर को लेकर क्या ऑप्शन है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अपने आगे के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं आर्ट्स में जाऊं, मैं कॉमर्स में जाऊं या मैं साइंस लूँ। थोड़ा सा करियर को लेकर थोड़ा गाइड कर दिया जाए और साइंस स्ट्रीम क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस उसकी है, उसको लेने से उनको क्या फ़ायदा होगा आगे और क्या क्या नुकसान उसमें हो सकते हैं। तो किन बच्चों को उसमें बच जाना चाहिए कि नहीं भाई मुझे नहीं लेनी है, ताकि उनको थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन मिल सके। नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और मैं बता दूं कि आप सभी के 10वीं के एग्जाम हो चुके हैं। 10th बोर्ड, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, इस समय सबके एग्जाम हो चुके हैं और बच्चा जो है वो ये सोचकर चिंतित है कि भाई आगे मुझे क्या करना है, मतलब आगे उसको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, बड़ा गोलमाल चल रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और साइंस स्ट्रीम के अंदर आगे क्या क्या ऑप्शन है, करियर को लेकर क्या ऑप्शन है, उसको बताने के लिए मैं और मेरे साथ साइंस के एक्सपर्ट, बेहतरीन फैकल्टी और जबरदस्त माने जाने वाले एक्सपर्ट फैकल्टी जो है शुभम राका सर, मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो जैसा कि आपको ने बताया बच्चों को कि अभी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। 10th के काफ़ी सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स जो होने के बाद में बच्चे जो हैं कुछ मज़े भी कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट मोड पे भी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अपने आगे के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं आर्ट्स में जाऊँ, मैं कॉमर्स में जाऊँ या मैं साइंस लूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना अभी ये जो बच्चों का थोड़ा सा फ्री टाइम चल रहा है जिसमें थोड़ा वो इन्जॉय भी कर रहे हैं, तो उसी दौरान उन्हें थोड़ा सा करियर को लेकर थोड़ा गाइड कर दिया जाए और साइंस स्ट्रीम क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस उसकी है, उसको लेने से उनको क्या फ़ायदा होगा आगे और क्या क्या नुकसान उसमें हो सकते हैं। तो किन बच्चों को उसमें बच जाना चाहिए कि नहीं भाई मुझे नहीं लेनी है, ताकि उनको थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन मिल सके। तो उसको लेकर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं सर। तो आज पूरा इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस में जितने भी फील्ड्स हैं उन सब के बारे में, उनसे रिलेटेड करियर ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर उनका कैसे क्या किस तरीके से सेट होगा उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं सर। तो देखो, सर ने बता दिया है कि साइंस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि साइंस में क्या क्या करियर ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बताने वाले हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है और उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं 1% भी मन में ये लेकर चल रहा हो कि मैं साइंस लूँगा या मेरी इच्छा है साइंस लेने की या मैं साइंस के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो वो सब विद्यार्थी जो है वो ज़रूर इसको देखें और फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो सर ने सबसे पहले लिखा है साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट होता है, देखो फिजिक्स होता है जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान और मैथ्स। 4 टुकड़ों में सर ने जो है डिवाइड किया है साइंस को। ये तो है आपका पहला फंडा, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि देखिए किसी भी पाथ पर जाने से पहले उसके बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले ही हम साइंस में बच्चों को ये बता दें कि उनको क्या क्या सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। अब इसमें यह रहेगा सर, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, हर बच्चे को, साइंस के बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री तो मिलेगी। अब उसके पास में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि अगर उसका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में ज़्यादा है, बायो में ज़्यादा है, बॉडी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, प्लांट्स एनिमल्स इनके बारे में जानने का इंटरेस्ट ज़्यादा है, बनने की सोच रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे पेड़ पौधों की, चाहे जानवरों के, चाहे इंसानों के, तो उसके लिए बायोलॉजी की बात करते हैं। और वहीं अगर कोई बीटेक करना चाहता है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है या कोई डेटा से रिलेटेड बनना चाहता है तो उसके लिए मैथ्स है। तो पीसीएम और पीसीबी हो सकता है। इसके अलावा सर आजकल एक और ऑप्शन मिलता है एडिशनल मैथ्स का या एडिशनल बायो का। मतलब जिसने मेन सब्जेक्ट मैथ्स लिया है वो एडिशनल बायो भी ले सकता है और जिसने एडिशनल बायो लिया है वो मैथ्स अपने परमानेंट सब्जेक्ट में ले सकता है। मतलब डिपेंड करता है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं PCM या PCM। उसके अलावा जिसने बायो ले रखा वो ऐसा नहीं है, वो मैथ्स भी ले सकता है, उसमें केवल पास होना होता है, वो एडिशनल सब्जेक्ट रहता है, उसका ऐड हो जाता है उसमें मार्क्स उसके ऐड। उसका रीजन ये है सर, उसका रीजन ये है कुछ बच्चों को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है 12th लेवल तक कि उसे किस फील्ड में आगे बढ़ना है, क्योंकि उसे बायो भी अच्छी लग रही है, उसे थोड़ी बहुत मैथ्स भी अच्छी लग रही है। तो वो अगर करियर को लेकर उतना मतलब श्योर नहीं है
और आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है तो वो दोनों ये सब्जेक्ट ले सकता है। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब आगे बात करते हैं सर। अब नेक्स्ट है सर एडवांटेजेस की बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है? अगर आज एक बच्चा साइंस लेता है सर, तो साइंस में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? क्यों कॉमर्स और आर्ट्स के बजाय हम साइंस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? क्योंकि आप और मैं भी साइंस के स्टूडेंट हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि हम साइंस को बहुत ज्यादा बेहतर मान रहे हैं और क्यों उसे बेस्ट मान रहे हैं? तो सर पहला है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। इसमें करियर को लेकर बहुत सारे अवसर आपको मिलते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो न कॉमर्स में मिलते हैं न आर्ट्स में मिलते हैं। तो साइंस में सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन मिलता है यहाँ पर आपको। एकेडमिक्स लेवल पे अगर अपन बात करें ना सर, तो बच्चा इतना ज्यादा, क्योंकि इसमें इतना पढ़ना पड़ता है कि उसका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब नॉलेज जो है ना, वो नॉलेज बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है। काफी सारी चीजें इसमें हेल्प करती है बच्चे को उसका फाउंडेशन, मतलब एकेडमिक फाउंडेशन, मतलब पढ़ने का जो लेवल है उसको बढ़ाने में। इसके अलावा डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप तो जो सर है हमारे वैसे एमटेक है, तो इन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी कर रखी, तो इनको बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से फिजिक्स मैथ्स के लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो साइंस में बहुत अच्छी रहती है। सो इस वजह से इन्होंने अपनी जो निजी जिंदगी है उसमें भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि सर ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जो हमारे साइंस में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है सर इनहैंसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है बिल्कुल रचनात्मक, जो हम कह सकते हैं सोच को विकसित करता है सर। दिमाग को खोल देता है, सारे ढक्कन जो है ना वो खुल जाते हैं एक तरह से, कहते हैं ना दिमाग पूरा खुल गया। तो इसमें दिमाग का पूरा यूटिलाइज होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी आपका दिमाग क्या नई नई चीजों की खोज करता है, क्या नई चीजें आप सोचते हो और उन चीजों का आप इन्वेंशन करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। अब आता है सर सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट की जब मैं बात करता हूं तो सोशल इम्पैक्ट में सर आपको बताइए, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा करियर, एक अच्छे पैसे, अच्छा मकान, ये बहुत ज्यादा एक पीयर प्रेशर जिसे मैं कहता हूँ। गली से निकलते हैं ना तो मोहल्ले वाले पूछते हैं कौन है, अरे इंजीनियर है, अरे डॉक्टर है, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आए, मतलब हमारी तरह से संबोधन मिलता है। बिल्कुल फैमिली भी प्राउड करती है सर वगैरह। और डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़े हॉस्पिटल में है, वो है। हम भी कभी कोई आस पड़ोस बीमार होता है तो सिफारिशें आती है, तो आप सोचो कि आपका स्टेटस जो है वो अप हो चुका है। बिल्कुल फैमिली भी प्राउड फील करती है कि मेरा बेटा डॉक्टर है या मेरा बेटा इंजीनियर है, इस कंपनी में इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सर। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो हम ये कहते हैं कि हमें साइंस क्यों लेनी है। तो ये सब चीज़ें, इसमें एक चीज़ मैंने एड ऑन नहीं की है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब ये सारी चीज़ें साइंस का स्टूडेंट बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि उसके पास में इतना प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करके चलता है। तो मैनेजमेंट आप सीखते हैं साइंस में। अब आता है सर डिसएडवांटेज की, मतलब क्या दिक्कतें हैं। आज जैसे कई बार सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन काइंड ऑफ, ये वर्ड आजकल बहुत चलने लगे हैं पढ़ाई के अंदर। तो ऐसा क्यों है? तनाव क्यों है? पढ़ाई करते समय स्ट्रेस, और खासकर साइंस के स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही के दिनों में बहुत सारी न्यूज हमें सुनने को मिलती है। तो प्रेशर इतना ज्यादा क्यों है, उसका रीजन क्या है सर, डिसएडवांटेज क्या है इसमें? देखो सबसे ज्यादा है सर, साइंस का जो स्टूडेंट होता है वर्कलोड बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कुछ भी लेगा ना तो उसको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना, इतने सारा मतलब डीप लेवल में जाके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का बढ़ चुका है। कंपटीशन साइंस में उस लेवल का बढ़ चुका है कि 90% अगर एक स्टूडेंट स्कोर कर रहा है ना तो वो भी इतना वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि 90% करने वाले एक ही स्कूल के 4-5 बच्चे होते हैं। तो एग्जाम्स में इस साल 25 पूरे में से पूरे भी ला रहे हैं 25 लाख तक रजिस्ट्रेशन हैं। आईआईटी के अंदर भी बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, मतलब इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो वर्कलोड के साथ साथ में हाई कंपटीशन, मतलब आज एक बच्चा साइंस ले लेता है, फिर वो कहता है मैं आगे क्या करूं। क्यों? क्योंकि उसने जो एग्जाम भरा है, नीट आईआईटी जो भी भरा है, उसमें इतना कंपटीशन था कि उसका हुआ नहीं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज जरूर हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम जरूर है। सबके देखो, हर बच्चा डॉक्टर नहीं, हर बच्चा नीट क्लियर नहीं करेगा, नंबर एक बात है। और हर बच्चा आईआईटी में हर बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। लिमिटेड कॉलेज है, लिमिटेड सीटें हैं, और उसमें हर बच्चा ये चाहता है, हर माँ बाप का सपना होता है, और वो 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप भी करता है, पर सबका सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या हम हार के बैठ जाएं? नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं अगर हम उन पर फोकस करें, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। पर हमारे दिमाग में आसपास का जो आवामंडल चलता है
वही वायुमंडल इस तरह का तैयार हो रखा है एटमॉस्फेयर कि हाँ ये करना है, नीट क्लियर नहीं है मतलब कुछ नहीं है, आईआईटी में नहीं हुआ मतलब कुछ नहीं हुआ, बस वो इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो आपको डिप्रेशन में धकेले जा रहा है और एक दिन आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो कि मतलब पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाते हो। तो वही चीज़ है, हैवी वर्कलोड, सर ने बताया हाई कंपटीशन और रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मैथ्स स्किल। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, चाहिए मतलब सॉल्विंग के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा मतलब दिमाग का शार्प होना थोड़ा जरूरी है। इसलिए बच्चे फिजिक्स में ज्यादा डरते हैं सर, डरते हैं उसमें क्योंकि डेरिवेशंस होते हैं और हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ होती है, तो वहां बच्चा फंस भी जाता है। बताना थोड़ी जरूरी थी क्योंकि नो डाउट हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा किसी को भी साइंस के लिए पुश करूं, क्योंकि डिसएडवांटेज बताना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बच्चा जो मतलब खुशी खुशी में हमने बोला सोशल स्टेटस अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि इसमें दिक्कतें कितनी है। तो बच्चे हमारे सुनने पे मान लीजिए ले लें और फिर 2 साल बाद परेशान हुए कि मुझे ये तो बताया नहीं था कि इसमें इतना हार्ड होता है, ये होता है, वो होता है। हाँ, ये तो नहीं पहले ही बता रहे, पहले सब पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ओहो भैया हवा में अब चला गया, फिर डाउन होते हुए टाइम नहीं लगा। तो इसीलिए ये सब बताना जरूरी है। तो आपके अंदर अगर इतना सब झेलने की क्षमता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर, जो मेन चीज है दैट इज कैरियर ऑप्शंस फॉर बायो स्टूडेंट्स। बायो स्टूडेंट्स के लिए मतलब जो बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी मेनली ऑप्ट करते हैं, जीव विज्ञान ऑप्ट करते हैं, वो आगे 12th के बाद क्या कर सकते हैं, क्या चीजें उनके पास में रहेंगी, करियर ऑप्शंस क्या है। इसमें सबसे फेमस एग्जाम है सर एक, जिसको बच्चा भी जानता है, दैट इज नीट। इंडिया का मतलब वन ऑफ द बेस्ट और मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि लाखों में ये मैंने बोला ना, इस साल भी 25 लाख से लगभग बच्चों ने, जो बच्चा बायो लेता है वो सबसे बड़ा कंपटीशन एग्जाम होता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, नीट का। और हर किसी का सपना होता है, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा नीट का एग्जाम क्रैक करे। नीट है सर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। किसी भी स्टूडेंट अगर कोई सर एमबीबीएस मेडिकल मतलब डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम उसको ये क्लियर करना जरूरी है, तब जाके उसे इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज में दाखिला मिलेगा। पहले गवर्नमेंट के लिए था, अब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों में ये चीज है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सीट्स अलॉट होती है, एलोकेट होती है। अब इसमें क्या क्या स्कोप सर है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एमबीबीएस जिसे हम कह सकते हैं डॉक्टर बनने की जो सबसे पहली सीढ़ी है, और यहीं पे मैं बात करूंगा कि बच्चा हर कोई बायो का स्टूडेंट क्या करना चाहता है सर, डॉक्टरी करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एमबीबीएस बनना है। एमबीबीएस बनने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और बता दूं सर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा लेना चाहूंगा ताकि बच्चों को थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिले। एमबीबीएस की सीट्स अभी कुछ सालों पहले थोड़ी कम थी, गवर्नमेंट सीट्स कम थी, लेकिन अभी जैसे जैसे रिफॉर्म चल रहा है, हर साल जो इंडियन गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे मेडिकल सेक्टर पे ज़्यादा काम कर रही है, तो आने वाले टाइम में ये सीट्स और बढ़ेंगी। नए एम्स खुल गए हैं, नए हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में नो डाउट ये सीट्स अभी थोड़ी कम है, पर आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगी। और आपको पता है सर, कोविड में सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर में डॉक्टर्स और नर्सेज का ही नाम आया था। तो सोसाइटी में सबसे बड़ा स्टेटस जो था वो डॉक्टर और नर्स यानी बायो के स्टूडेंट का था। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब सर एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बीडीएस। बीडीएस होता है सर बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। बैचलर ऑफ डेंटल साइंस का मतलब दांत के डॉक्टर, दांतों से रिलेटेड कोई भी इलाज करवाना है उसके लिए जो डॉक्टर बनता है, ये भी डॉक्टरी का कोर्स है। ये एमबीबीएस है, ये तो जनरल फिजिशियन के हिसाब से हो गया, और ये डॉक्टरी का हिसाब से हो गया कि सर बीडीएस कर सकते हैं। एक है बीएचएमएस, होम्योपैथी मेडिकल साइंस है सर, है ना, होम्योपैथिक बीएचएमएस होम्योपैथिक है। बीएमएस है आयुर्वेदिक साइंस, आयुर्वेद से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हैं, ये सब डॉक्टरी के कोर्स है सर, इन सब में डॉक्टर बनते हैं। एक बीयूएमएस भी होता है सर, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस, यूनानी जो डॉक्टर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी ये कोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहेंगे। 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देकर आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं, आगे जाके डॉक्टर का सपना पूरा होगा। 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप, बहुत कुछ है, लेकिन यह है सोसाइटी में बहुत ज्यादा नाम आपका हो। बिल्कुल। अब मान लीजिए सर, जैसा कि आपने बोला कि हर एक बच्चा नीट क्रैक नहीं करेगा, हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि सीट्स भी उतनी नहीं है, सीट्स भी उतनी नहीं है। और देखिए सर, टू बी फ्रैंक, उतनी स्किल्स भी हर बच्चे की उस लेवल पे मैच नहीं करती है। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है सर नर्सेज का, जो डॉक्टर की हेल्प होती है नर्स, वो भी बहुत अच्छा, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, अच्छा सैलरी है उसका, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, स्टेटस भी अच्छा होता है, सैलरी बढ़िया है, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। हम लोग जो है वो कमाने के लिए दौड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दोहराई नहीं है, जॉब में कोई बुराई नहीं है, और अच्छी खासी उसकी सैलरी मिलती है। ये डॉक्टर और नर्स में बस इतना अंतर है, सैलरी स्केल में ज्यादा अंतर नहीं है।
अब बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं अगर आप डॉक्टर के साथ में नर्स का जो काम है, नर्स करना चाहते हैं, नर्सिंग स्टाफ बनना चाहते हैं, तो आपको बीएससी नर्सिंग करनी। अब बीएससी नर्सिंग के अलग अलग एग्जाम्स हैं। एम्स से करना चाहते हैं तो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा, और किसी भी स्टेट से करना चाहते हैं तो उसका स्टेट नर्सिंग एग्जाम होगा। अब है बीआरटी, ये रेडियो टेक्नीशियन का एग्जाम होता है सर। बीआरटी बैचलर ऑफ रेडियो टेक्नीशियन होता है, जिसमें अपन एक्सरे वगैरह करवाते हैं ना, उसकी ये बैचलर डिग्री है सर। ओटी ऑपरेशनल थिएटर वाला है, जो ऑपरेशन ओटी में जो नर्सेज होती है, मतलब उसका उससे रिलेटेड है सर। बीईसीजी का मतलब सर हार्ट से रिलेटेड जो है, बैचलर ऑफ ईसीजी से रिलेटेड डिग्री रहती है। बीपीटी है फिजियोथेरेपिस्ट, कई बार आपने देखा होगा हाथ टूट गया, एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट करता है। ये भी डॉक्टर में गिने जाते हैं सर। बीपीटी डॉक्टर में गिना जाता है, अच्छा कोर्स है, 4-4.5 साल का कोर्स है और डॉक्टरी में गिना जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सर, अब इनसे हटके एक नया, अगर दो तरह की बातें कर ली, पहले डॉक्टर बनने की बात कर ली, वहां नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, नर्सिंग स्टाफ में जाओ, इसमें भी सर है ना, इस साल गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अच्छा, इस साल इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आने वाले टाइम में ये बीपीटी, बीआरटी, बीओटी और बीईसीजी, इनका बहुत ज़्यादा स्कोप रहने वाला है। इसमें डिप्लोमा भी होता है। किसी को बैचलर डिग्री 3 साल की नहीं करनी है तो 2 साल का डिप्लोमा कर सकता है वो। 3 साल इन्वेस्ट नहीं करना, उसको जल्दी जॉब चाहिए, मान लीजिए घर की स्थिति ठीक नहीं है, वो जल्दी करना चाहता है तो डिप्लोमा कर सकता है, उसके साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर बी फार्मा और डी फार्मा है सर। तो ये बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, ये सब क्या है। अब मान लीजिए कोई ये अपने शॉप की, मेडिसिन की शॉप लगाना चाहते हैं, कई बार मेडिकल स्टूडेंट, केमिस्ट जो होते हैं बेसिकली, या फिर ऐसी फैक्ट्रियां होती है जहां पर ये बनती है, मेडिसिन बनती है। आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, आप खुद की मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, या आपके पापा का काम है, मान लीजिए आपके पापा का काम है कि मेडिकल की शॉप है, केमिस्ट है वो। अब आपने दिमाग लगाया कि यार, आपने पापा से बात की कि ये सब हम कहाँ से मंगाते हैं, क्या चीज़ है, फिर आपके मन में आया यार कहीं अपन भी तो फैक्ट्री लगा सकते हैं दवाई की, तो फिर आप क्या करेंगे, बी फार्मा, एम फार्मा करेंगे। डिप्लोमा फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप आगे जाकर मेडिकल की शॉप लगाना चाहते हैं तो आपको 2 साल का डी फार्मा करना होगा। इससे आपको एक लाइसेंस इश्यू होगा, वो लाइसेंस लगाकर आप अपनी मेडिकल की शॉप खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमआर बनना चाहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो मेडिसिन के बारे में डॉक्टर्स को बताता है, सेल आउट करता है उसे, उसके बारे में बताता है, ये भी एक अच्छी जॉब है। ये करना चाहते हैं तो आपको बी फार्मा करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी खुद की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आपको एम फार्मा करना होगा, जिससे आप अपनी खुद की प्रोडक्शन वहां पर कर सकते हैं। ये सारे से डिप्लोमा कोर्स है जो मैंने अभी बताए थे, पैरामेडिकल के हैं, मतलब वही वाली ईसीजी वाला हो गया, रेडियो टेक्नीशियन, ऑपरेशनल थिएटर वाला हो गया, डीएमएलटी माइक्रो पैथ लैब वाला हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर रिसर्च में जा सकते हैं आगे जाके, रिसर्च, क्योंकि आपको पता ही है साइंटिस्ट जो बनते हैं वो रिसर्च के जरिए बनते हैं। तो उसमें पहले बैचलर डिग्री करो, फिर मास्टर डिग्री करो, उसके बाद में आप किस में जा सकते हो, रिसर्च में। बहुत अच्छा चल रहा है अभी, जैसे आप इसरो, नासा, इन सब के बारे में देखते हैं तो आप सब सोचते होंगे बैठे बैठे, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो सोचता था बचपन में कि यार ये साइंटिस्ट कैसे बने। मैं बचपन में सर ये जरूर सोचता था, मैंने कहा यार मेरे को भी बनना है, कैसे बनते हैं। तो वही है कि इसमें रिसर्च में जाना होगा। उसके लिए बैचलर और मास्टर डिग्री करने के बाद आप किस में जा सकते हो, रिसर्च में। फिर आता है सर बायोटेक। राइट नाउ सबसे इमर्जिंग सेक्टर जो है, सबसे ज़्यादा इमर्ज कर रहा है, सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप मेट्रो सिटी में जा रहे हैं तो सबसे इमर्जिंग सेंटर होता है, मतलब जो सेक्टर है वो है बायोटेक का। बहुत तगड़ा स्कोप है, क्योंकि आजकल जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है, जैसे मान लीजिए अपना डीएनए चेक होता है, अपना ब्लड सैंपल्स निकलते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन जो बेस्ड होती है वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और नाम ही टेक्नोलॉजी का आ गया तो वो होती है बायोटेक। मैं अभी भी बता रहा हूँ, बायोटेक बहुत तगड़ा स्कोप सेंटर है। मतलब अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें आप जा सकते हैं। सैलरी स्केल बहुत तगड़ी है, साइंटिस्ट के लेवल की इसमें सैलरी स्केल है। अब अगर मान लीजिए कि आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सर अगर हम टीचिंग के लिए, कोई ये चाहता है कि भाई ये सब नहीं करके मैं तो पढ़ाऊँ, मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मेरी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, मैं किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो पहले वो बीएससी करेगा। अब केवल बीएससी कर सकता है, उसके बाद बीएड कर सकता है, या बीएससी बीएड साथ भी कर सकता है। ठीक है, 4 साल का हो जाएगा, नहीं तो बीएससी 3 साल की और बीएड 2 साल की, तो 5 साल लग जाएंगे। उसके बाद बीएससी के बाद वो मास्टर्स कर सकता है, एमएससी करेगा, वो किसी एक सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, उसको कोई एक विषय चूज करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, उसको किसी एक विषय में मास्टर्स करनी पड़ेगी। तो बीएससी टीचिंग के लिए बीएड कंपलसरी है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एमएससी।
तो ये भी एक अच्छा है टीचिंग सेक्टर्स में जाने के लिए, ताकि वो पढ़ा सके। गवर्नमेंट टीचर बनेगा तो अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट नहीं भी बनेगा तो भी प्राइवेट में भी अच्छा खासा है। अगर आप में पढ़ाने का हुनर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, इसमें कोई दोहराए नहीं। उसके बाद क्या है सर, मैथ्स के बारे में। बिल्कुल, तो क्योंकि सर बायो का बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, अब थोड़ा सा मैथ्स से रिलेटेड है, हालांकि इसको मैंने सब कंपाइल कर लिया एक साथ में। थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर देना बच्चों को कि आईआईटी का एग्जाम, एनआईटी वगैरह, बीटेक कर सकते हैं, डाटा कंट्रोलर वगैरह ये सब। देखो मैथ्स के बारे में ये अभी बायोलॉजी की सारी कहानी आपने जानी, अब उसी तरह से मैथ्स की कहानी। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सुना मतलब पीसीएम चुना, तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है वो आईआईटी का एग्जाम होता है। आईआईटी का एग्जाम देते हैं। अब हर बच्चा तो आईआईटी नहीं बन सकता है। अब जिन बच्चों का आईआईटी में नहीं होता है फिर वो एनआईटी, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी होती है और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी होती है, फिर वो बीटेक करता है। ठीक है, हालांकि होती तो इनमें भी बीटेक ही है, इनमें भी बीटेक ही होता है, पर प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटी होती है गवर्नमेंट और जो इनसे अलावा, जो इनके अलावा है बहुत सारी। देखो आईआईटी कॉलेज लिमिटेड है, एनआईटी भी लिमिटेड है, उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्राइवेट कॉलेज भी होती है, अच्छी होती है, वो भी अपना अपना उनका है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और आपका मानस आईआईटी से करने का, आप ये देख रहे हो कि आईआईटी से करके मुझे क्या मिलेगा, तो आईआईटी से पास आउट का जो पैकेज होता है ना, सैलरी पैकेज, वो बहुत तगड़े लेवल का पैकेज होता है, अप होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रहे हो तो 50-60 लाख के जो एनुअल पैकेज से ऊपर निकलता है, वो बिल्कुल आराम से निकलता है। तो आईआईटी, एनआईटी से भी निकले हुए का पैकेज बहुत तगड़ा होता है। मतलब अब नो डाउट थोड़ा फर्क तो आएगा, थोड़ा फर्क तो आएगा। अब जो नॉर्मल किसी कॉलेज से बीटेक करेगा तो उसका पैकेज 5-7 लाख 10 लाख ही होगा ईयरली, तो वो उस पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह से कर रहे हो। तो इसीलिए लोग आईआईटी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पैकेज अच्छा है, और जहाँ पैकेज अच्छा है वहाँ दुनिया भागेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। उसके अलावा डाटा कंट्रोलर है, टीचिंग में जा सकते हैं, बीटेक एमटेक करके प्रोफेसर बन सकते हैं, और उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में जा सकता है, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, और अग्निवीर जो है वो सरकार ने अभी अभी लॉन्च की है ना, तो उसमें भी अपन जा सकते हैं। कम एज में अगर आपको जॉब करनी है, आपको लगता है तो हम अग्निवीर, देश की सेवा करने का अगर जज्बा है तो आप अग्निवीर में भी जा सकते हैं। ये भी मैथ्स वाले बच्चे जो है वो इनमें भी मूव कर रहे हैं। तो ये मैथ्स के सारे स्कोप थे जो हमने अभी आपको बताए हैं। मैथ्स में मेजरली अगर मैं बात करूं सर, तो नो डाउट बच्चे कहते हैं सर बीटेक के अलावा है क्या, तो मैं ये कहूंगा कि बीटेक के अलावा आपके पास में और भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। जैसे आप कंप्यूटर देखो एनडी हो गया सर, डिफेंस हो गया, अगर कंप्यूटर साइंस लेते हैं सर, तो आपको पता ही है कि बीटेक में भी अलग अलग ब्रांचेस होती है। जैसे आपको पता ही होगा, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, सिविल इंजीनियरिंग हो गया। देखो इंजीनियरिंग में अलग अलग होती है, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, ब्रांचेस हो गई। तो उनमें से कोई भी आप ब्रांच को चूज करोगे तो उसमें आगे बहुत सारे, मतलब ये जो बच्चे कहते हैं ना कि सर बीटेक ही तो है, अरे भैया बीटेक के अंदर ब्रांच कितनी है। आज जैसे अपन डॉक्टरी है तो एक जनरल फिजिशियन हुआ है ना, एक डेंटिस्ट वाला हुआ, एक बीपीटी वाला हुआ, एक बीएचएमएस वाला हुआ, वैसे ही बीटेक के अंदर भी देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांच। आपका किसमें अच्छा, आपका हुनर किसमें है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, कंप्यूटर में है, डिपेंड करता है वो। अब आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप उस फील्ड में जाओ। अब सबसे बड़ी चीज होती है सब्जेक्ट चयन को लेकर के, भाई कौन सा चूज करूं, तो आपका इंटरेस्ट क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका बजट कितना है, ये सारी चीजें फैक्टर कर रही है। अड़ोस पड़ोस वाले क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमें क्या करना है। देखो आपको मैंने सारी चीजें बताई है, शुभम सर ने पूरा विस्तार से बताया। अब आपको बैठकर चिंता करनी है और उसके बारे में थोड़ा विचार करना है, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो अपने पेरेंट्स से सलाह लेनी है। सलाह लेने के बाद करनी अपने मन की है। कल परसों उन्हें दोष नहीं देना है कि आपके कहने पर ये सब्जेक्ट लिया था या दोस्तों के कहने पर ये सब्जेक्ट लिया था, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीजें विस्तार से बता दी गई, इसलिए फटाफट से सभी लोग जो साइंस लेने वाले हैं वो इसको वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी तक ये सूचना पहुंच जाए। अंत में जो है वो सर आपको बताएंगे बिल्कुल जैसा इसकी उपयोगिता रही आज के सेशन की। बिल्कुल उपयोगिता सर यही है कि अब जो भी आगे इन फ्यूचर आपको साइंस से रिलेटेड क्वेरीज थी वो आपकी पूरी सॉल्व कर दी है। अब फिर भी कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि कौन से कोर्स से रिलेटेड आपको ज़्यादा जानना है।
है ना, कौन से कोर्स से रिलेटेड आपको ज़्यादा जानना है या क्या चीज़ें आपको रहने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा साइंस में जो वास्ट वेराइटीज़ थी उसके बारे में हमने बात की है। अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको जाननी है, क्या दिक्कत आप फेस कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम लेने में। ठीक है, चलिए, तो इसको वीडियो को सेशन को लाइक करना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कर से जुड़े रहें। थैंक यू।